हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो उनका प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, उसमें उनकी 3 पुस्तक या 3 चैप्टर माने थे, जिसमें पहली पुस्तक थी श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी पुस्तक का नाम था तर्क संग्रह और तीसरी जो पुस्तक थी उसका नाम था तिगंत प्रकरण। तो देखिए, जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका वर्ण विषय बताने के बाद में अब मैं जो उनकी द्वितीय पुस्तक है तर्क संग्रह, जो भारतीय दर्शन का एक पार्ट माना जाता है, उस तर्क संग्रह का जो वर्ण विषय है वो आज मैं आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो तर्क संग्रह नामक पुस्तक है उसके रचयिता महर्षि अन्नम भट्ट माने जाते हैं। उसके रचयिता महर्षि अन्नम भट्ट माने जाते हैं, जिन्होंने तर्क संग्रह नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंदर कम से कम 30 अंक उसके निर्धारित किए गए हैं। तो जो अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह नामक आपकी जो पुस्तक है उसकी आज मैं विषय वस्तु या वर्ण विषय का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं। तो देखिए, जो आचार्य अन्नम भट्ट द्वारा रचित जो तर्क संग्रह नामक पुस्तक है उसमें महर्षि अन्नम भट्ट ने बताया है कि देखिए, दर्शन को समझने से पहले, किसी भी प्रकार का दर्शन हो, उस दर्शन को समझने से पहले मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं को समझ लेना या स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जब जाकर के वो आगे अपने आसानी से समझ में आ सकती है। तो जो इसकी विषय वस्तु है, भारतीय दर्शन के जो 6 बिंदु माने गए हैं, उन बिंदुओं का मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, उसमें बताया गया है कि नंबर 1 पहला है कि बट बीज न्याय की तरह ये जो संसार है, संसार और कर्म की जो गति है वो अनादि मानी गई है, अर्थात अनादि अनंत मानी गई है। ये दोनों ही संसार और कर्म जो माने गए हैं ये स्वयं में अनादि और अनंत माने गए हैं। दूसरा जो इसका बिंदु है वह है कर्म के बिना एक क्षण के लिए भी कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कर्म के बिना एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। तीसरा जो बिंदु है वो बताया गया है कि कर्म करने वालों को कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रत्येक अपने कर्म का किसी न किसी रूप में भोग करना ही पड़ता है। इसलिए उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को इन भोगों के लिए एक या अनेक रूपों में जन्म लेने रहना पड़ता है। चौथा जो इसका बिंदु बताया गया है वो है कि जीवन तथा दर्शन, इन दोनों का एक ही चरम लक्ष्य माना जाता है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए दर्शन सैद्धांतिक और जीवन व्यवहारिक रूप दोनों ही माने जाते हैं, और दोनों में परस्पर एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध भी माना जाता है, और जिसको समझने के लिए अत्यंत आनंद भी प्राप्त होता है, अत्यंत आनंद की प्राप्ति भी होती है। 5वां जो बिंदु है उसमें बताया गया है कि कारण के बिना छोटी से छोटी घटना भी प्रमाणित नहीं हो सकती, या कोई भी घटना प्रमाणित नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कोई कारण नहीं हो। हाँ, कारण ज्ञान का सबको सदा न होना, कारण का जो ज्ञान है वो सबको हमेशा के लिए न होना एक स्वाभाविक माना जाता है। छठा जो बिंदु इसके अंदर माना गया है वो है आप्तवचन या आगम के आधार पर विचार को मान लेना ही चाहिए। आप्तवचन मतलब आप्त वाक्य, उनके आधार पर या किसी आगम के आधार पर हमको किसी न किसी रूप में उस विचार को मान लेना चाहिए।
तो इस प्रकार से जो ये भारतीय दर्शन के जो ये 6 बिंदु माने गए हैं, इन बिंदुओं को हम अपने जीवन में दर्शन को समझने के लिए अत्यंत रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखिए, जो आचार्य अन्नम भट्ट की जो तर्क संग्रह नामक जो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक है, उसका मैं आपको वर्ण विषय या उसकी विषय वस्तु मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। देखिए, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन जो माने गए हैं, उनको मिलाकर के ही इस तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है, इसका महर्षि अन्नम भट्ट ने रचना की है। देखिए, जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है, इन दोनों की परस्पर आज से लगभग 15वीं शताब्दी तक इसकी स्वतंत्र रूप से परंपरा चली आई है। इसके पश्चात इन दोनों दर्शनों के विषयों को इकट्ठा करके न्याय और वैशेषिक दर्शन के नाम से अनेक प्रकार के ग्रंथ भी लिखे गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ माना गया है, वो महर्षि अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह माना गया है। इसमें कुल महर्षि अन्नम भट्ट ने 8 प्रकरणों का वर्णन किया है, जिसमें विषय, परिच्छेद, खंड, अध्याय आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उसमें से जो आचार्य अन्नम भट्ट का जो ग्रंथ है तर्क संग्रह, उसमें जो पहला प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम है पदार्थ प्रकरण। तो देखिए, महर्षि अन्नम भट्ट द्वारा जब ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है और मंगलाचरण की शुरुआत की जाती है, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उसमें मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मंगलाचरण भी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर भी महर्षि अन्नम भट्ट ने मंगलाचरण का प्रयोग किया। मंगलाचरण का प्रयोग करने के बाद में जो पदार्थ का प्रकरण है, उस पदार्थ के प्रकरण का बखूबी विस्तार पूर्वक वर्णन महर्षि अन्नम भट्ट ने अपने ग्रंथ में किया गया है। और उन पदार्थों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ 7 प्रकार के माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो ये 7 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं। और उन पदार्थों में फिर उन्होंने जो द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, दिशा, आत्मा और जो मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य माने गए। फिर उन्होंने 7 पदार्थों में जो द्रव्य या गुण जो है, रूप, रस, गंध आदि स्पर्श, जो 24 प्रकार के गुणों का भी वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। तथा 5 प्रकार के कर्मों का वर्णन: उत्क्षेपण, आपेक्षण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्मों का भी वर्णन किया गया है। तथा इसके अलावा सामान्य जो पदार्थ माना जाता है, उस सामान्य पदार्थ में उन्होंने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि का भी बखूबी वर्णन किया है। और इसके साथ ही इसी अध्याय में उन्होंने सामान्य नामक उनका पदार्थ माना जाता है, उस सामान्य का भी जो 6ठा पदार्थ है सामान्य, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों का भी उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। तथा उसके अलावा उन्होंने फिर विशेष और समवाय तथा 4 प्रकार के अभावों का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए, जो पहला उनका पदार्थ प्रकरण है, उस पदार्थ प्रकरण में जो 7 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं, उन 7 प्रकार के पदार्थों में जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनका विस्तार पूर्वक व्याख्यात्मक रूप से आपको यहाँ पर समझाया गया है। दूसरा उनका जो प्रकरण माना गया है, उस प्रकरण का नाम है दिव्य प्रकरण। अर्थात जो द्रव्य प्रकरण, दूसरा जो प्रकरण माना गया वो है द्रव्य प्रकरण। पदार्थ तो 7 प्रकार के हो गए, लेकिन जो द्रव्य प्रकरण है, उस द्रव्य प्रकरण का भी यहाँ पर उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है कि जो द्रव्य है, वो द्रव्य मुख्य रूप से 9 प्रकार के माने
गए हैं, जिसमें पहला द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और एक लास्ट में अंत में मन को भी उन्होंने लक्षण का रूप दिया गया है। तो ये सारे जो द्रव्य है वो 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं, तो इनका भी उन्होंने बखूबी इसमें वर्णन किया है। तीसरा उनका जो प्रकरण माना जाता है इस तर्क संग्रह का, उस प्रकरण का नाम है गुण प्रकरण, जो कि गुण होते हैं जो प्रारंभ में ही रूप, रस, गुण आदि स्पर्श का भेद बता करके उन्होंने पाकज और अपाकज होने की जो व्यवस्था बताई है, फिर उन्हें परिमाण, संख्या, प्रमाण आदि का यहाँ पर बखूबी वर्णन किया गया है, जो कि 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। चौथा जो उसका भेद माना गया है या चौथा प्रकरण माना गया है, वो प्रकरण प्रमाणों का माना गया है। जैसे अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इनका वर्णन भी उन्होंने यहाँ पर किया गया है। तो जो चौथा प्रकरण है उसका नाम है अनुमान प्रकरण। अनुमान प्रकरण से तात्पर्य है कि जहां पर मन या चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिस व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, उसे अपन प्रमाण के नाम से जानते हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 4 प्रकार के जो प्रमाण माने गए वो मुख्य रूप से 4 प्रमाण माने गए हैं। इन प्रमाणों के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है उसे अपन प्रमेय के नाम से जानते हैं। और इस अध्याय में ही उन्होंने अनुमान प्रमाण का विस्तृत विवेचन, जिसमें अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, पक्षधर्मता आदि का लक्षण बता करके स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान का स्वरूप का भी यहाँ पर वर्णन किया है, तथा पंचावयव के भी उदाहरण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। 5वां इनका जो प्रकरण माना जाता है इस तर्क संग्रह का, उस प्रकरण का नाम है उपमान प्रकरण। इस उपमान प्रकरण में उपमान प्रमाण की व्याख्या की गई है, अर्थात उपमान प्रमाण तथा उपमति प्रमाण या उपमिति उसका जो लक्षण है, उन त्रिविध उपमानों की भी यहाँ पर महर्षि अन्नम भट्ट ने अच्छी तरह से जानकारी दी है। छठा जो प्रकरण माना जाता है उस छठे प्रकरण का नाम है शब्द प्रकरण, जो कि तीसरे प्रकार का प्रमाण भी माना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने शब्द, आप्तवाक्य, पद, शक्ति, लक्षणा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदि का लक्षण बता करके उनकी व्याख्या करके शब्द ज्ञान के स्वरूप का बखूबी यहाँ पर वर्णन किया है। 7वां जो उनका प्रकरण माना जाता है उस प्रकरण का नाम है अवशिष्ट गुण प्रकरण, अर्थात इसमें अयथार्थ अनुभव के भेद, संशय, लक्षण, उदाहरण, विपर्य, तर्क, सम्मत, स्मृति, दुख, सुख, इच्छा आदि का लक्षण बताने के बाद में आत्मा में रहने वाले बुद्धि के 8 आदि गुण, संस्कार, भावना का भी व्यापक रूप से वर्णन किया है, उनका लक्षण भी यहाँ पर बताया है। 8वां जो उनका प्रकरण माना जाता है वो प्रकरण है कर्म आदि पदार्थ का प्रकरण, जिसमें उन्होंने कर्म के लक्षण, उत्क्षेपण, अपेक्षण, आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि लक्षण के सामान्य लक्षण, भेद, विशेष, समवाय, प्राग भाव आदि का भी उन्होंने यहाँ पर उपसंहार के रूप में वर्णन किया है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने जो अपने आचार्य अन्नम भट्ट द्वारा जो तर्क संग्रह नामक पुस्तक की रचना की है उसमें उन्होंने उसकी विषय वस्तु का यहाँ पर बखूबी वर्णन किया है, और उसमें किस किस पदार्थों का वर्णन किया गया है उस सारा वर्ण विषय यहाँ पर आपको मैंने प्रस्तुत किया है। तो इसको वर्ण विषय को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद में आपकी जो पुस्तक है अन्नम भट्ट की उसमें किस प्रकार से व्याख्या आएगी, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, उनका भी मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। धन्यवाद।